अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने हाइपोथायराइड की मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट का जिक्र किया था, कुछ सप्लीमेंट्स का जिक्र भी हुआ था। आज की इस वीडियो में हम हाइपरथायराइड की ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट का तस्करा करेंगे। आपको कुछ कुदरती सप्लीमेंट्स भी बताऊंगा जिससे यकीनन आपकी जिंदगी तब्दील हो जाएगी। तो जिनको थायराइड की बीमारियां हों उनके ये 3 टेस्ट जरूरी कराए जाते हैं, TSH, T3 और T4। इसको थायराइड प्रोफाइल कहते हैं, थायराइड पैनल भी कहते हैं। किसी को हाइपोथायराइड हो, किसी को हाइपरथायराइड हो, ये 3 टेस्ट मस्ट हैं। तो अगर किसी का T3 हाई आ रहा हो, उसका T4 हाई हो या नॉर्मल हो, उसको हाइपरथायराइड होगा। ये बुनियादी बात समझ लें। इसके साथ साथ अगर उसका TSH लो आ रहा है तो भी कंफर्म करता है कि इस पेशेंट को हाइपरथायराइड है। तो T3 का हाई आना और TSH का लो आना ये सबसे अहम है। T4 हाई भी हो सकता है या नॉर्मल भी रह सकता है, तो ये चीज़ मद्देनजर रहे। तो जल्दी से हाइपरथायराइडिज्म की अलामात का जिक्र कर लेते हैं। शुरू में दिल की धड़कन बेकाबू होती है, यानी पाल्पिटेशंस का होना, पसीने आना, हर वक्त नर्वस रहना, एंग्जाइटी होती है, डिप्रेस्ड रहते हैं, चिड़चिड़ापन होता है, हाथों में कपकपी होती है, औरतों की माहवारी खराब हो सकती है, जिल्द पतली हो जाती है, भूख ज्यादा लगती है, खाते ज्यादा है पर फिर भी वजन गिर रहा होता है, गर्दन में थायराइड पर स्वेलिंग रह सकती है जिसे गॉइटर कहते हैं, आंखें बाहर को निकली हुई हो सकती हैं जिसे एक्सऑप्थल्मोसिस कहते हैं, डायरिया रह सकता है। तो किस्सा मुख्तसर उनकी बॉडी टॉप गियर में दौड़ती है, हर सिस्टम का पैनिक मोड ऑन होता है। इलाज की बात करते हैं। पहले मैं इसकी मेन दवाई की बात कर लेता हूँ जिसे मेथिमोजोल कहते हैं। डॉक्टर अमूमन पहले ये तजवीज़ करते हैं, ये आपके बढ़े हुए थायराइड हार्मोन्स को कम करती है। एक और दवाई है जिसे प्रोपाइल थायोयूरेसिल या PTU कहते हैं। ये अमूमन उन मरीजों या ख़वातीन को देते हैं जिनको हमल के दौरान हाइपरथायराइडिज्म का मसला होता है। यानी ये दवा प्रेगनेंसी की हालत में बेहतर है क्योंकि इस कैफियत में ये मेथिमोजोल के मुकाबले में ज़्यादा सेफ है। हमला माँ को ये दवाई इसलिए देते हैं क्योंकि इससे बच्चे में बर्थ डिफेक्ट्स नहीं आते। चूंकि हाइपरथायराइड वालों के दिल की धड़कन हर वक्त तेज रह सकती है, तो इन लोगों की दवाइयों में बीटा ब्लॉकर्स ऐड करना जरूरी है। मसलन प्रोप्रानोलॉल, एटेनोलॉल वगैरह ये दवाइयां अमूमन ब्लड प्रेशर के मरीज भी इस्तेमाल करते हैं। ये चूंकि पाल्पिटेशंस को भी कम करती हैं, तो ये हाइपरथायराइड के मरीजों को भी तजवीज़ की जाती हैं और इनका काम दिल की धड़कन को कम करना होता है। डॉक्टर इनको रेडियो आयोडीन भी तजवीज़ कर सकते हैं जिसके इस्तेमाल से इनका जो बिखरा हुआ थायराइड ग्लैंड है उसके गजबनाक खलिये डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं ताकि वो ज़्यादा हार्मोन्स बनाने से कासिर रहें। इनको सर्जरी या थायराइडेक्टमी भी तजवीज़ की जा सकती है। ये डिसीजन आपके एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ने लेना होता है। ऐसे लोगों के थायराइड का कुछ हिस्सा या पूरा वजूद रिमूव कर दिया जाता है। ये सर्जरी उन लोगों को रेकमेंड की जाती है जिनके हार्मोन्स दवाओं से कंट्रोल नहीं हो पा रहे होते। वो लोग जिनकी सर्जरी हो जाती है उनका खुसूसी ख्याल रखा जाता है। इनको लेवोथायरक्सिन की गोली लेनी चाहिए। कैल्शियम और विटामिन D भी लेना इनके लिए ज़रूरी है क्योंकि अगर सर्जरी के दौरान थायराइड ग्लैंड के ऊपर मौजूद पैराथायराइड ग्लैंड को डैमेज कर दिया जाए या वो हल्का सा भी डैमेज होता है तो उनको कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के मसाइल शुरू हो जाते हैं और इन लोगों को रेकमेंड किया जाता है कि वो अपने थायराइड हार्मोन्स रूटीन में चेक कराएं। तो अब अपने मेन मौजू की तरफ आते हैं। वो लोग जिनका थायराइड ग्लैंड तो मौजूद है मगर हार्मोन ज़्यादा बना रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, तो उनके लिए कौन से ऐसे सप्लीमेंट हैं जो उनके हार्मोन्स को लगाम दे सकें। तो सबसे पहले सेलेनियम की बात करते हैं। जैसे घड़ी की सुइयों को दुरुस्त किया जाता है, सेलेनियम ऐसे ही थायराइड ग्लैंड के मसाइल को रीसेट करता है, रेगुलेट करता है। यही वजह है कि हाइपरथायराइड दोनों टाइप के मरीजों के लिए अच्छा सप्लीमेंट है। अगर किसी को हाइपोथायराइड है, किसी को हाइपरथायराइड है, दोनों में इफेक्टिव है। विटामिन D, ये विटामिन भी हाइपो और हाइपरथायराइड के मरीज दोनों के लिए बेहद ज़रूरी है। आप बड़े कॉन्फिडेंस से विटामिन D अपने लिए ले सकते हैं और इसको रूटीन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको थायराइड ग्लैंड के मसाइल हैं तो इनफैक्ट ये आपके लिए लाइफ सेविंग सप्लीमेंट है। ये थायराइड ग्लैंड की सोजिश को कम करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। हाइपोथायराइड पर मैंने पिछली एक वीडियो की थी, उसमें मैंने बताया था कि ACV या एप्पल साइडर विनेगर का इस्तेमाल उनके लिए अच्छा है। लेकिन आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि वो लोग जिनको हाइपरथायराइड है वो एप्पल साइडर विनेगर इस्तेमाल ना करें, उनके लिए बेहतर नहीं है। इसके अलावा वहाँ पे हमने डिस्कशन की थी कि ये लोग अश्वगंधा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सप्लीमेंट बहुत कॉमनली लोग इस्तेमाल करते हैं, खासकर एशिया में। तो अश्वगंधा हाइपोथायराइड के मरीजों के लिए बेहतर है मगर हाइपरथायराइड के मरीजों के लिए ख़तरनाक हो सकता है क्योंकि ये आपके थायराइड हार्मोन्स को बढ़ा सकता है। तो इसलिए हाइपरथायराइड वाले अश्वगंधा का इस्तेमाल ना करें। L-कार्निटीन
ریسرچ میں دیکھا گیا کہ بے قابو T3 اور T4 کو ایل کارنیٹین نے کم کیا. وہ لوگ جن کے اندر T3 T4 ٹھاٹھے مار رہا ہو ان کو ضرور یہ سپلیمنٹ کنسیڈر کرنا چاہیے. یہ کرتا کیا ہے؟ یہ آپ کے خلیوں کے اندر T3 اور T4 کو گھسنے نہیں دیتا، اس لیے خون کے اندر بڑھے ہوئے T3 اور T4 سے نقصان نہیں ہو پاتا. اگرچہ آپ کا تھائرائیڈ گلینڈ T3 اور T4 زیادہ بنا رہا ہوگا لیکن ایل کارنیٹین دینے سے اس کا نقصان نہیں ہو پائے گا. ظاہر ہے جب خلیوں میں اس کو گھسنے نہیں دے گا تو یہ ہارمون اپنا نقصان ایکسپریس نہیں کر سکے گا باڈی کے اندر. تو یوں اگر دیکھا جائے تو یہ مریض کو ہائپر تھائرائیڈ سے ہونے والی ڈیمیج سے بچاتا ہے. تو کیا چیز آپ نے نہیں لینی؟ آیوڈین ملا نمک نہ استعمال کریں، یہ تھائرائیڈ ہارمون کو بڑھا دے گا. مارکیٹ سے جو نمک اکثر ملتے ہیں ان کے اندر آیوڈین ملا ہوا ہوتا ہے، تو آپ ان سے آیوڈین خود گھر میں بھی نکال سکتے ہیں. اس کے اوپر ویڈیوز بھی موجود ہیں، یوٹیوب کے اوپر جا کر آپ کو یہ طریقہ بھی مل جائے گا کہ کیسے آیوڈین ملے نمک سے آیوڈین کو نکال سکتے ہیں گھر پہ. میٹھا، چینی، اس سے بنی تمام اشیاء مکمل طور پر سٹاپ کر دیں. ہائپر تھائرائیڈزم اور ہائپوتھائرائڈزم دونوں ٹائپ کے مریضوں کو یہ میرا برادرانہ مشورہ ہے، آپ اپنے آپ کو کنونس کریں، آپ اپنے آپ کو یوں سمجھیں کہ آپ کو شوگر کی بیماری ہوگی اور آپ کو تاحیات دوائیاں لینی ہیں، احتیاط کرنی ہے، میٹھے میں احتیاط کرنی ہے، اس سے آپ کا ہی بھلا ہوگا. چینی ایک جینٹل مینس پوائزن ہے، اسے تھائرائیڈ گلینڈ کی سوزش کو بڑھانے والی چیزوں میں سر فہرست تصور کر لیں، یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے. تو آپ نے چینی اور اس سے بنی ہوئی جتنی بھی میٹھی چیزیں ہیں وہ سب اوائڈ کرنی ہے، میٹھے کو آپ نے چھوڑ دینا ہے. شراب نوشی ترک کر دیں، یہ بھی آپ کے لیے خطرناک ہے. ان کے لیے اچھی غذائیں کون سی ہیں؟ آپ مچھلی لے سکتے ہیں، مٹن تھوڑا بہت لے سکتے ہیں، انڈے کی سفیدی یہ آپ کے لیے خطرناک نہیں ہے. ہلدی کا استعمال آپ کے لیے بہت مفید ہے، یہ آپ کے تھائرائیڈ گلینڈ کی سوزش کو کم کرتی ہے. آپ سٹرابیریز بھی لے سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے اچھی ہیں. لائف سٹائل چینجز آپ نے کون سی لانی ہے؟ ہلکی پھلکی ایکسرسائز آپ کے لیے ضروری ہے، واک کریں اور اس کو اپنا معمول کا حصہ بنائیں، آپ کی لائف بدل جائے گی. کسی سٹریسفل سچویشن سے، ٹینشن سے اپنے آپ کو دور رکھیں، بچنے کی کوشش کریں، یہ آپ کے لیے خطرناک ہے. یوگا کریں، آپ کے لیے بہت اچھا ہے. وقت پر سوئیں، رات کی نیند پوری کریں. صحت کے بہت بڑے مسائل آپ کے حل ہو جائیں اگر آپ کی نیند صحیح ہو جائے. رات کی نیند سے تمام گلینڈ اپنا کام درست کر لیتے ہیں. اگر آپ کی رات کی نیند پوری نہیں ہوگی یا صحیح نہیں ہوگی، اس کی کوالٹی بہتر نہیں ہوگی، تو آپ کی باڈی آہستہ آہستہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جائے گی اور آپ جلد بوڑھے ہو جائیں گے. تو یہ تھا آج کا موضوع. انشاءاللہ ہائپر تھائرائیڈ اور ہائپو تھائرائیڈ پر ہماری سیریز مکمل ہو گئی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے، فی امان اللہ.